फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 51। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 101 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम है। प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन 1 है जे.एस. मिल, ऑप्शन 2 है लास्की, 3 है कोल, 4 है वेंथम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार नामक पुस्तक लिखा है। व्याख्या देख लीजिए। प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम जे.एस. मिल है। ग्रंथ के लेखक का नाम जे.एस. मिल है। उन्होंने इस ग्रंथ में लोकतंत्र संबंधी विचार को प्रस्तुत कर इसे ही सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना है। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। इसका आंसर सभी लोग को मालूम होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। व्याख्या देख लीजिए। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई। इस क्रांति के माध्यम से निरंकुश शासन जेम्स द्वितीय की सत्ता को पलट दिया गया था, जिसके फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दी है ये बताना है। ऑप्शन 1 है विलियम वायट की, अरस्तू की, लास्की की, जे.एस. मिल की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 विलियम वायट की। विलियम वायट की यह परिभाषा है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। विलियम वायट ने कहा है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है, अर्थात नागरिकों के लिए कर्तव्य का सुनिश्चित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कौन कौन सा उद्देश्य है? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। व्याख्या देखिए। बेबरिज रिपोर्ट 1942 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई। आधुनिक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनैतिक सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 105। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है ये बताना है आपको। आर्थिक बाधा में, सामाजिक बाधा में, अंतर्राष्ट्रीय बाधा में, प्रशासनिक बाधा में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सामाजिक बाधा में। व्याख्या देख लीजिए। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की सामाजिक बाधा के अंतर्गत आती है। इससे देश के समक्ष अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, कुपोषण, गरीबी, आवास की कमी, कृषि विकास में बाधा आदि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 106 है
लोक प्रशासन का संबंध किससे है? लोक प्रशासन का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 है राजनीति से, ऑप्शन 2 है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन 3 है मनोविज्ञान से, ऑप्शन 4 है ए सभी से। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ए सभी से। लोक प्रशासन का संबंध सभी तीनों विषयों से है। व्याख्या देख लीजिए। 1970 के बाद लोक प्रशासन का अंतर विषयक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया एवं राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंधन शास्त्र तथा मनोविज्ञान के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की? पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की? ऑप्शन 1 है हेनरी फियोल, ऑप्शन 2 है लेविस मेरियम, ऑप्शन 3 है उर्बिक, ऑप्शन 4 है ए सभी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। लेविस मेरियम ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है, पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण की आलोचना की है। व्याख्या देख लेते हैं। लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट कार्ब सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक तथा संकुचित है, जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। पोस्ट कार्ब पाठ्यक्रम सूत्रों के विषय के ज्ञान को गौण माना गया है। पोस्ट कार्ब पाठ्य सूत्र के विषय के ज्ञान को गौण माना गया है। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को दिया जाता है। पोस्ट कार्ब में निम्नलिखित 7 क्रियाएं शामिल हैं, वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। पी से प्लानिंग योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन स्थापित करना, एस से स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से डायरेक्शन निर्देशन मतलब निर्देश करना, को से कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, आर से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बी का जो फुल फॉर्म होगा बजट तैयार करना। आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? लोक प्रशासन को विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन 1 है एल.डी. हाइट को, विलोवी को, मेरी पार्कर फोले को, वुडरो विल्सन को। तो आंसर जो जाएगा दोस्तों 4 के साथ जाएगा वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन को श्रेय दिया गया है लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का। व्याख्या देख लीजिए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सर्वप्रथम सन 1887 में राजनीति व प्रशासन को अलग अलग बताया। उन्होंने ही लोक प्रशासन को विषय के रूप में प्रारंभ किया। आगे देखिए 109 नंबर क्वेश्चन। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है जनता, समाज, कार्यपालिका, सरकार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकार। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य सरकार से है। व्याख्या देख लीजिए। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य सरकार से है। लोक प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट तरीके से शासकीय कार्यों का प्रबंधन। व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती है जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। 110 नंबर क्वेश्चन। नवीनतम लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है। नवीनतम लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है। किससे संबंध है ये बताना है। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पादकता से। 3 है प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी
तांत्रिक से, 4 है लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से नवीनतम लोक प्रशासन मुक्त संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए। नवीनतम लोक प्रशासन का तात्पर्य लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से है। लोक प्रशासन में मितव्ययिता, उत्पादकता तथा मूल्य दक्षता केंद्र में होते हैं, जबकि नवीन लोक प्रशासन में बहुलवाद, व्यक्तिगत गरिमा, मानवतावाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह तटस्थता को अस्वीकार करता है। 111 नंबर क्वेश्चन। लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत को पोस्ट कार्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें को का तात्पर्य है, तो दोस्तों आपको बता दिया गया है पहले ही कि को का तात्पर्य होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसका तात्पर्य है। व्याख्या आपको पहले ऊपर दिया गया है। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे पोस्ट कार्ब कहते हैं। इसमें को का तात्पर्य कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करने से है। कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करने से है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर। कौन सी सत्ता प्रायोजित नहीं की जानी चाहिए? कौन सी सत्ता प्रायोजित नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी शक्तियाँ, नियम बनाने की शक्तियाँ, नीति निर्धारण करने की शक्तियाँ, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी सत्ता प्रायोजित नहीं की जानी चाहिए? तो उपयुक्त में से कोई नहीं की जानी चाहिए। व्याख्या देख लीजिए। प्रायोजन से तात्पर्य कानून बनाने वाली संस्था द्वारा अपनी कानून बनाने की शक्ति अधीनस्थ संस्थाओं को दे देने से है। अतः वित्तीय संबंधी नियम बनाने तथा नीति निर्धारण करने वाली शक्तियों को प्रायोजित नहीं करना चाहिए, प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए। अगला 113। भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षक पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? ऑप्शन 1 है लोक लेखा समिति, ऑप्शन 2 है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन 3 है राजकीय उद्यम समिति, ऑप्शन 4 है आश्वासन समिति। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लोक लेखा समिति हो जाएगा। भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षक पर अपनी लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रण रखती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 113 का। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद बजट के लोक परीक्षण पर लोक लेखा समिति के माध्यम से नियंत्रण रखती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत वर्ष 1921 में हुआ था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। 114 नंबर क्वेश्चन। संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं या कैसे रहते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 114 का दोस्तों 3 हो सकता है, 3 हो जाएगा, स्थगित किए जा सकते हैं। संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। इस दौरान भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें जो मूल अधिकार में 2 हैं, अनुच्छेद 20 और
21 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान निर्मित हुआ था। भारत का संविधान कब निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ था। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। व्याख्या है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3, संसद के दोनों सदनों को। संसद के दोनों सदनों को अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों महाभियोग लगा सकते हैं। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का उपबंध करता है, जिसके लिए यह शर्त है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में पारित किए जा सकते हैं। इससे दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। आगे देखिए, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, निर्णय कौन करता है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 3 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। व्याख्या देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 109 तथा 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जब भी धन विधेयक से पूछेगा क्वेश्चन कि धन विधेयक का प्रावधान किसमें है, तो आप बेसिक रूप से लगाएंगे 110 ही धन विधेयक से है, 109 नहीं दिया रहेगा। आपको धन विधेयक अगर पूछेगा तो 110 ही आप लगाएंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आंसर हो जाएगा 12। कितने करते हैं? 12। व्याख्या देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, 250 निर्धारित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया हो। शेष 238 सदस्य राज्यों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन 119 नंबर, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ग्रहण करता है। 119 का आंसर 1 हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद से संबंधित कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 225, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 327, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 326, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 328। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 326। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उपबंध किया गया है। भारत में पहले मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया।
121 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन व्यवस्था का आधार है। व्याख्या देख लीजिए। स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सार तत्व है। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, किंतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भाग 9 में अनुच्छेद 243 न के तहत शामिल करके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। आगे 122 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं? तो ऑप्शन 1 है रिपब्लिक, ऑप्शन 2 है स्टेट्समैन, ऑप्शन 3 है द लॉज, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ये सभी क्या है? प्लेटो की रचना है। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा सुकरात का शिष्य था। उनकी रचनाएं रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स, द लॉज आदि हैं। अगला क्वेश्चन 123, राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। ये तो सभी लोग जानते होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया, जिसका अर्थ नगरों का मामला है। उन्होंने अपनी कृति पॉलिटिक्स में राजनीतिक की वैधानिक अवधारणा प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, जेरेमियन बेंथम किस प्रकार का विचारक था? ऑप्शन 1 है उपयोगितावादी, उपयोगितावादी, समाजवादी, समझौतावादी। तो आंसर हो जाएगा क्या? उपयोगितावादी। जेरेमियन बेंथम किस प्रकार का विचारक था? तो आंसर हो जाएगा उपयोगितावादी। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। जेरेमियन बेंथम ने अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की संकल्पना प्रस्तुत की, जिससे उपयोगितावादी की संज्ञा दी गई है। उनके अनुसार प्रत्येक कार्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा लोगों के लिए सुख सुनिश्चित हो सके। आगे का क्वेश्चन 125 नंबर, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को माना जाता है? राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को माना जाता है? ऑप्शन 1 है जॉर्ज एफ केनन, ऑप्शन 2 है मार्गेंथाउ, ऑप्शन 3 है ट्रीट स्के, ऑप्शन 4 है डेविड स्टन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ को राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए। हंस मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ थे, जो यथार्थवादी राजनीति के प्रवक्ता भी थे। उन्होंने अपनी कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 125 क्वेश्चन थे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों नमस्कार।